आज हम साइबर अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान युग वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास का युग है। इस वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास ने मानव जीवन के लिए बहुत सारी सुलभताएं उपलब्ध कराई हैं, परंतु साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी इसके कारण हमारे समक्ष आई है। आज जो हमारी वैज्ञानिक उन्नति हुई है और उसमें भी विशेषकर संचार क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, उस क्रांति का परिणाम यह है कि आज हम एक छोटे वैश्विक गांव में बदल गए हैं। विश्व के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति से तकनीकी के माध्यम से आपका वार्तालाप करना बहुत सरल, बहुत सुलभ, बहुत सहज हो गया है। केवल वार्तालाप ही नहीं, बल्कि आप उसको बातचीत करते समय देख भी सकते हैं। आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में होने वाली खेल प्रतियोगिताएं, सौंदर्य संबंधी प्रतियोगिताएं जिनमें हमारी रुचि हो, हम ऑनलाइन उसी समय देख सकते हैं जबकि वह घटित हो रही है। तो सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उनको प्रत्यक्ष देखना, ये संचार क्रांति के कारण संभव हो पाया है। इस वैज्ञानिक उन्नति का परिणाम यह भी हुआ कि आजकल हम हमारा बहुत सारा काम इस तकनीकी के माध्यम से करते हैं। बैंकों से लेन देन, होटल में बिल का चुकाना, रेलवे के टिकट खरीदना, बिजली के बिलों और अन्य प्रकार के बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना, ये सब इस वैज्ञानिक तकनीकी के कारण बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सुलभ हुआ है, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी सहजता, सरलता आई है। आज के इस वैज्ञानिक क्रांति के पूर्व हमें अगर हमारे से संबंधित कोई जानकारी व्यक्तिगत या शासकीय कार्यालयों को या व्यक्तिगत प्राइवेट कार्यालयों को उनके कार्य से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करने के लिए अनेक प्रकार की फाइलें, अनेक प्रकार के रजिस्टरों का संधारण करना होता था और पुरानी जानकारियों को सुरक्षित करने के लिए फिर रजिस्टरों, फाइलों का अंबार लग जाता था, ढेर लग जाता था। आजकल ये हम कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से कर पाते हैं, जिसमें हम हमारे आंकड़ों को सुरक्षित रख पाते हैं, उनको एक स्थान पर संग्रहित कर पाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि अब हमें बहुत सारे फाइलों और रजिस्टरों से मुक्ति मिल गई है। एक कंप्यूटर नेटवर्किंग आया है और इस कंप्यूटर नेटवर्किंग का लाभ यह हुआ कि कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बन जाता है और एक कंप्यूटर यहाँ है और दूसरा कंप्यूटर कहीं और है, तीसरा कंप्यूटर कहीं और विश्व के किसी और भाग में है और वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ उस कंप्यूटर को देखते हुए आपस में मिलकर काम कर लेते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग ने तो इस क्षेत्र में और बड़ी भारी क्रांति ला दी है। हम हजारों किलोमीटर दूर स्थित कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़कर उनके माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं। इस सबसे जो हमारे जीवन में सरलता आई है, उससे एक नई समस्या भी पैदा हुई कि यदि कोई व्यक्ति, कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति, कोई अपराधी मानसिकता का समूह यदि उन आंकड़ों को संरक्षित रखने के जो उपाय हैं, उन उपायों में पासवर्ड तोड़ लेता है, घुसपैठ कर लेता है, तो फिर वह आपके आंकड़े सुरक्षित नहीं रह पाते और वह उसमें मनमाने ढंग से हेर फेर कर देता है। यह एक नए प्रकार का अपराध है। नए युग की वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार का अपराध हमारे सामने आया है और जिसे साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। साइबर अपराध का तात्पर्य कंप्यूटर से जुड़ी हुई तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से
जालसाजी करना या इलेक्ट्रॉनिक चोरी करना इससे संबंधित है। इस प्रकार के अपराध संगठित और व्यक्तिगत दोनों प्रकार से किए जा सकते हैं, पर इस प्रकार के अपराध उन व्यक्तियों के द्वारा ही करना संभव होते हैं जो इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग करने में दक्ष होते हैं और उसके माध्यम से वह जालसाजी कर पाते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यदि यही जालसाज अपनी तकनीकी क्षमता, अपनी दक्षता का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें तो ऐसे मेधावी मस्तिष्क के लोगों के माध्यम से समाज का, राष्ट्र का, विश्व का बहुत भला हो सकता है। पर वो अपनी इस दक्षता का दुरुपयोग करते हैं और इस दक्षता का दुरुपयोग करते हुए वह कंप्यूटरों के माध्यम से गबन करने का प्रयास करते हैं, गुप्त आंकड़ों की चोरी करते हैं, कंप्यूटर में अश्लील सामग्री को प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं और कंप्यूटर में वायरस छोड़कर बहुत बड़े नेटवर्क को हैक कर लेते हैं, काम करने के अयोग्य कर देते हैं, उसमें से जानकारी को चुरा लेते हैं। तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के ज्ञान का दुरुपयोग साइबर अपराध है और इस प्रकार का कार्य यदि अनैतिक ढंग से किया जाता है, अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कानून विरोधी ढंग से किया जाता है, उन्नत तकनीक का दुरुपयोग किया जाता है, तो ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। डॉन बी पार्कर ने इस संबंध में कहा, कोई भी वह अवैधानिक कार्य जिसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के परिचालन का विशेष ज्ञान आवश्यक होता है, उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी वह कार्य जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से किया जाता है परंतु वह विधि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तब वह साइबर अपराध है। और इस प्रकार के अपराध कंप्यूटर तकनीकी के प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर तकनीकी का दुरुपयोग करके आंकड़ों में हेरफेर करना, सामग्रियों का जो कंप्यूटर में उपलब्ध है उनका अवैध और अनैतिक रूप से अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनका उपयोग करना, दूसरों को संप्रेषित करना, इन सबको साइबर अपराध या कंप्यूटर अपराध के नाम से जाना जाता है। और यह इस प्रकार के सभी अपराध फौजदारी कानून के अंतर्गत दंडनीय है। अब विश्व के सभी देशों में इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए अलग प्रकार के कानून भी बनाने का काम चल रहा है। साइबर अपराध की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता तो यह है कि यह कंप्यूटर से संबंधित जालसाजी है जिसमें उच्च कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का एक व्यक्ति को ज्ञान होना आवश्यक है और वह उस ज्ञान के माध्यम से दुरुपयोग करके अपराध करता है। दूसरा है, इसकी प्रकृति बहुत गोपनीय होती है, गुप्त होती है और एकाकी प्रकार की होती है। उच्च प्रकार के संगठित गिरोह द्वारा इस प्रकार के अपराध किए जाते हैं। यह सामान्यतः गुमनाम होते हैं और ऐसी जगह पर बैठकर काम करते हैं जहां सामान्यतः ये पुलिस के संपर्क में ना आए, पुलिस से बच जाएं। अगर कभी पुलिस वहाँ रेड भी करे या छापा डालने का प्रयास करे तो पुलिस को भ्रमित करके ये भाग जाएं। तो ये गुप्त और एकाकी स्थानों पर इस प्रकार का अपराध करते हैं। इस प्रकार के साइबर अपराधियों को पकड़ पाना थोड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि जैसा भी हमने बताया कि यह इनका संचालन गोपनीय स्थानों से करते हैं, गुप्त स्थानों से करते हैं और ऐसे गुप्त स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है। और अगर पहुंच भी जाएं आप तो यह ऐसे रास्ते पहले से तैयार रखते हैं कि कैसे बचकर वह भाग सकते हैं। ये बड़े घने जंगलों में बैठकर काम करते हैं। ये बहुत बड़ी मल्टी स्टोरीज में बैठकर जहाँ काम करते हैं, जहाँ जाने और आने के
अनेक रास्ते होते हैं। यह एक प्रकार की परिष्कृत शरारत होती है। जैसे किसी कंप्यूटर साइट का अपहरण कर लेना, उसमें घुस जाना और घुसकर उसमें ऐसी सामग्री डाल देना जो समाज उपयोगी नहीं है या उस साइट से संबंधित नहीं है। इसमें वो फिर अश्लील प्रकार की सामग्री भी उस साइट पर डाल देते हैं। और इस प्रकार का अपराध सदैव व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, व्यक्तिगत लाभ के लिए भी हो सकता है, पर ज़्यादातर इस प्रकार के अपराध का उद्देश्य सामूहिक होता है, संगठित होता है। संगठित गिरोह के माध्यम से इस प्रकार के अपराध होते हैं। अब तो एक नई प्रकार की और बात देखने में आ रही है कि इस प्रकार के अपराध कभी कभी सरकारों द्वारा, सरकार के गोपनीय संगठनों द्वारा, गुप्तचर संगठनों द्वारा भी प्रायोजित होते हैं। और इस प्रकार के अपराधों के माध्यम से वह दूसरे देश के नेताओं, दूसरे देश के राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, दूसरे देश के अर्थतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वहाँ उनकी जो सुरक्षात्मक जानकारियाँ होती हैं उसको हैक करने का प्रयास करते हैं। अभी हमने जो हमारे कोरोना से लड़ाई के लिए जिस वैक्सीन का निर्माण किया है, उस सुनने में आया था कि उस वैक्सीन तकनीकी को चुराने के लिए हमारे देश के कंप्यूटर संस्थान, उन उच्च संस्थानों के कंप्यूटरों में चीन के लोगों ने घुसने का प्रयास किया था। तो ये इसकी साइबर अपराध की विशेषताएं हैं। साइबर अपराध के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये किया जाता है? तो अब तो जैसे जैसे और विकास होता जा रहा है, विकास के अगले अगले चरण पर चलते चले जा रहे हैं, तो साइबर अपराध के उद्देश्यों में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। ये व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन और अंतर्राष्ट्रीय जीवन सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे गंभीर और हानिकारक उद्देश्य किसी देश की जो सैनिक जासूसी है उसको करना इसका एक उद्देश्य में शामिल है। इसके अंतर्गत रक्षा सूचनाओं की चोरी की जाती है और रक्षा सूचनाओं को चोरी करके उस देश की सुरक्षा के लिए उस देश में ने कहाँ कहाँ रक्षा उपकरणों को लगाया है, वो किन माध्यमों से अपनी सुरक्षा करते हैं, कैसे वो किन कंप्यूटर प्रणालियों के माध्यम से अपने उन संस्थानों को ऑपरेट करते हैं, ये समस्त जानकारियाँ कंप्यूटर में हैक करके कंप्यूटर में घुसकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और यह बहुत गंभीर और एक हानिकारक प्रयास है, क्योंकि इसके माध्यम से अब किसी भी देश की जानकारी सुरक्षित नहीं है। उच्च तकनीक के जानने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं, हालांकि अभी तक ऐसा सुनने में बहुत नहीं आया है कि किसी देश की सूचना प्रणाली को कंप्यूटर हैकर्स ने या कंप्यूटर चोरों ने, साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया हो। दूसरा है, इस प्रकार के जो साइबर अपराध है उसका दूसरे प्रकार का उद्देश्य है कि किन्हीं दो देशों के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में टकराव पैदा करना। अगर किन्हीं दो देशों के बीच में अच्छे संबंध हैं, मित्रतापूर्ण संबंध हैं, और कोई तीसरा देश उन देशों के मित्रतापूर्ण संबंधों से अपना अहित देखता हो, तो वह प्रयास करता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाए जिससे उन दो देशों में जो मित्र हैं टकराव पैदा हो जाए। और यह भी कंप्यूटर के माध्यम से करना अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसी सामग्री का संप्रेषण कर दिया जाता है उस देश विशेष में या देश के बाहर, जो उस देश के राजनेताओं के चरित्र हनन से संबंधित हो सकता है, गोपनीय सूचनाओं से संबंधित हो सकता है, और उसका परिणाम होता है कि वे देश एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और उनकी मित्रता प्रभावित हो जाती है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो, और लोकतंत्र में राजनीति का जीवन लोगों के मत पर निर्भर करता है। मत के लिए लोगों को जनता के पास जाना पड़ता है एक निर्धारित समय के बाद कि हमें मत दीजिए, हमें चुनिए, हम अच्छी सरकार देंगे। और इस प्रकार के प्रयासों को ठेस पहुंचाते हुए जो साइबर अपराधी हैं वो उन लोगों का चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं जो राजनीतिक नेतृत्व करते हैं। उनके द्वारा नहीं किए गए कार्यों को भी
सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करके बनावटी बनाकर प्रचारित कर दिया जाता है। वो चरित्र हनन से संबंधित हो सकता है, वो आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है। अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान विधानसभा में पिछले वर्ष जो राजनीतिक अस्थिरता आई थी, उस समय वहाँ फोन टेपिंग कराई गई। ये फोन टेपिंग साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं है, वैधानिक तरीके से कराई गई। पर इस वैधानिक तरीके से कराई गई फोन टेपिंग से आप दूसरों के फोन को सुन सकते हैं कि लोग क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो वैधानिक तरीका था, पर ऐसा साइबर अपराधी अवैधानिक तरीके से भी कर सकते हैं। और यदि वो ऐसा अवैधानिक तरीके से करते हैं और उस टेपिंग को अगर वो सार्वजनिक कर दें, ऐसा अनेक बार देखने में आया है, आपने भी सुना है, और उसके परिणाम स्वरूप भी राजनीतिक दलों को हानि पहुंचती है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक जुआघर चलाए जाते हैं इस साइबर के माध्यम से, इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऑनलाइन क्रिकेट के सट्टे के बारे में आपने सुना होगा। क्रिकेट की बताते हैं लोग कि एक एक गेंद पर, एक एक ओवर पर, पूरे मैच की हार जीत पर, किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर सट्टा लगता है और ये सट्टे का संचालन ऑनलाइन होता है। तो यह ऑनलाइन जो है वो सामग्री, ऑनलाइन जो उपलब्धता है, उस उपलब्ध सामग्री के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक सट्टा चल रहा है। अब क्रिकेट का मैच तो ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं कौन हार जीत रहा है, कौन जीत रहा है, एक एक गेंद को देखते हैं। और कई बार ऐसा परिणाम होता है, आने की संभावना होती है कि वो गेंद के मैच की अंतिम गेंद तक वो निर्धारित नहीं होता। अभी कल का क्रिकेट मैच भी ऐसा ही था, भारत और इंग्लैंड के बीच में 2020। तो ऐसे में जो वो सट्टा करने वाले लोग होते हैं, उनको सट्टा करने का बहुत बड़ा अवसर होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुआ घरों का, सट्टा घरों का भी संचालन किया जा रहा है। अगला है एक विचलित व्यवहार है कि युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करना। यह उस देश के नागरिकों द्वारा भी संभव है और किसी विदेशी एजेंसी द्वारा भी संभव है। अभी हम विश्व ग्लोब में एक छोटा गांव बनकर रह गए। अमेरिका में जो सामग्री डाली जा रही है वो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डाली जा रही सामग्री अमेरिका में देखी जा सकती है। हम किसी स्पेसिफिक देश के लिए भी अमेरिका में बैठकर सामग्री डाल सकते हैं। और यदि किसी देश की संस्कृति को भ्रष्ट करना है, आप किसी देश पर आक्रमण करना चाहते हैं, आप सैनिक आक्रमण नहीं करना चाहते, तो आप बड़ा आसान तरीका है कि उस देश की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को आप विचलित कर दें, भ्रमित कर दें, अनैतिक कार्यों में लगा दें, अनैतिक कार्यों में प्रोत्साहन दे दें। तो उसका परिणाम होगा कि वो युवा पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी, और जब युवा पीढ़ी भ्रमित होगी तो आप जानते हैं कि वो युवा ही देश के अगले कर्णधार हैं, देश का क्या भविष्य होगा। और ऐसा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। यौन अपराध से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। आपकी संस्कृति को, जो जिसको आप आदर्श मानते हैं, उसकी बहुत सारी बुराइयों से संबंधित वीडियो डाल दिए जाते हैं, जिनको आप देखते हैं तो आपको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म से के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। यह सब साइबर अपराध हैं। यह इस उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं कि उस देश की युवा पीढ़ी को विचलित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप वह भ्रमित हो जाए, और उस भ्रम का परिणाम यह होगा कि वह देश जो विकास कर रहा है, जो विकसित है, वो पिछड़ जाएगा और किसी दूसरे देश को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता होगी। मर्यादा विहीन राजनीति बढ़ती जा रही है। नेताओं का चरित्र हनन के वीडियो और ऑडियो बहुत देखने में आ रहे हैं, और ऐसे ऑडियो और वीडियो युवा पीढ़ी को भी भ्रमित करते हैं और उन नेताओं के चरित्र को भ्रमित करके उन नेताओं की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उनके प्रति हमारे मन में संदेह पैदा कर देते हैं, और इससे उस समूह का, उस अपराधी समूह का अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है
कि उस देश के राजनीतिक नेताओं के चरित्र को दूषित बताकर लोगों में उनके विश्वास को कम कर देना, और इसके परिणाम स्वरूप जब लोगों में उनके प्रति विश्वास की कमी होती है तब वह अपने जो छिपे हुए उद्देश्य होते हैं, उस देश के आर्थिक तंत्र पर कब्जा करना, उस देश के राजनीतिक तंत्र पर कब्जा करना, उस देश पर हमला करना इत्यादि को करने का प्रयास करते हैं। तो साइबर अपराध एक गंभीर श्रेणी का अपराध है, विश्वव्यापी अपराध है। ये कहीं भी बैठकर कहीं से पूरे विश्व के लिए किया जा सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप विश्व के किसी भी क्षेत्र की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सुरक्षात्मक गतिविधियों को प्रभावित किया जा सकता है। तो अब एक विशेष मांग यह है कि आप कंप्यूटर के माध्यम से, उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी काम कर रहे हैं उस काम की सुरक्षा हो, उस तकनीकी की सुरक्षा हो, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और उस तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत सारे उपाय और प्रयास उन्हीं कंप्यूटर दक्ष व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं। साइबर अपराध या कंप्यूटर अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं? तो साइबर अपराध या कंप्यूटर अपराध के जो जनक माने जाते हैं, जो प्रणेता माना जाता है, वो है एक कुख्यात अपराधी जॉन ली। और ये जॉन ली ने 16 वर्ष की आयु, केवल 16 वर्ष की आयु में गंभीर प्रकार के अपराध करना प्रारंभ कर दिए थे, और 12 वर्ष की आयु में ही इसने साइबर अपराध करना प्रारंभ कर दिए थे सामान्य प्रकार के। और उसका कहना था कि वह कीबोर्ड पर केवल 5 स्ट्रोक लगाकर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर अपराध कर सकता है। वह सरलता से बैंक में जमाकर्ताओं की धनराशि में बदलाव कर सकता है, बिना कोई भुगतान किए हुए महंगी गाड़ी खरीद सकता है, हवाई जहाज में निःशुल्क यात्रा कर सकता है, होटल के खातों में फेरबदल करके किसी भी महंगे होटल में रह सकता है, भोजन कर सकता है। इंटरनेट पर वह किसी विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम को निःशुल्क चला सकता है, विशेष प्रकार की गुप्त व्यावसायिक सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है, कंप्यूटर पर चलने वाले जुआ घरों को हैक कर सकता है, उनका संचालन कर सकता है। आप कल्पना कीजिए, एक 12-16 वर्ष का बालक इस तरह के गंभीर अपराध कर सकता है। और आप समझ सकते हैं कि 12 और 16 वर्ष के बालक ने कोई कंप्यूटर संबंधी विशेष ज्ञान, जो शैक्षणिक ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं किया हुआ, पर कंप्यूटर का उपयोग करते करते ही उसने ये दक्षता हासिल की। और अगर वह इसी दक्षता का सकारात्मक प्रयोग करता तो वह देश का, किसी भी देश का, उस देश का जिस देश का वह था, बड़ा वैज्ञानिक हो सकता था। वह मानवता के कल्याण के लिए काम कर सकता था, पर उसने दूसरा रास्ता चुना और वह साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है। जो साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार है कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित अपराध। इस प्रकार के अपराध में कंप्यूटर प्रणाली में घुसकर उसमें पेट करके अपराध किए जाते हैं। छलपूर्वक किसी विशेष संस्थान के आंकड़ों में फेरबदल कर देना, नकली सॉफ्टवेयर बनाकर असली जैसा दिखाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय चोरी करना, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण सूचनाओं को ज्ञात कर लेना, उनके गोपनीय कोड को ज्ञात कर लेना, उनके गोपनीय कोड को बदल देना, वायरस कंप्यूटर में प्रसारित कर देना और उसके माध्यम से आंकड़ों को बदलकर भ्रष्टाचार कर देना, भू अभिलेख से संबंधित जो जानकारियां हैं, आप जानते हैं, अब सब कंप्यूटर में है, उसमें हेरफेर कर देना। और इस तरह हेरफेर करके किसी व्यक्ति, किसी संस्थान या किसी देश को
लाभ पहुंचाने का प्रयास करना, एक कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित अपराध है। दूसरे प्रकार का अपराध है कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित अपराध। इस कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित अपराध का तात्पर्य यह कि आपको अभी हमने चर्चा में पहले कहा था कि आजकल कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बन जाता है और उस नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक साथ काम करते हैं, किसी एक लक्ष्य को लेकर वो काम करते हैं और सब एक दूसरे के कंप्यूटर पर क्या चल रहा है उसको देख सकते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में हैकिंग कर लेना, उसमें घुसकर आंकड़ों में हेरा फेरी कर देना, इसे कंप्यूटर की भाषा में हैकिंग कहा जाता है। साइबर अपराध से जुड़ी हुई एक विशेष प्रणाली है जिसे पिग्गी बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा एक गुप्त कंप्यूटर द्वारा नेटवर्क की लाइन से जोड़ लिया जाता है अपने आप को, और इस तरह वह जुड़कर उस संस्थान से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़ों और जानकारियों सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है और फिर चाहे तो उसमें मनमाने ढंग से हेर फेर भी कर सकता है। अगला है पासवर्ड या सॉफ्टवेयर की चोरी। आप कंप्यूटर में का उपयोग जब करते हैं तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बहुत सारे पासवर्ड होते हैं। कंप्यूटर का पासवर्ड होता है, किसी प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं वहाँ का एक अलग पासवर्ड होता है, आप जीमेल में जाना चाहते हैं अलग पासवर्ड है, आप अपने पास याहू भी है तो आप जाना चाहते हैं तो एक अलग पासवर्ड है। हर जगह आपको पासवर्ड का उपयोग करके आपको अंदर प्रवेश करना पड़ता है। तो इस प्रकार के पासवर्ड की अगर हैकिंग कर ली जाए, उसको चोर लिया जाए, उसको जान लिया जाए, तो उसके माध्यम से आपके जो मोबाइल है या आपका जो कंप्यूटर है उसको कोई दूसरा व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है और इस तरह वे किसी भी प्रकार की जालसाजी कर सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं, उस मोबाइल बैंकिंग में हमारे पास एक पासवर्ड होता है। अब जो पासवर्ड आपका अपना है, उस पासवर्ड को अगर कोई जान ले तो उस पासवर्ड के माध्यम से वह सब काम कर सकता है जो आप कर सकते हैं। किसी को आपके खाते से राशि भेज सकता है, किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकता है और इस तरह आपको, अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई दूसरा कर रहा है, तो आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा कि आपके पास जो एटीएम कार्ड होता है उसमें एक विशेष प्रकार की चिप लगी होती है। उस विशेष प्रकार के चिप में आपसे संबंधित सब जानकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति उस जानकारी को पढ़ ले तो आपके संबंध में वह सब कुछ जान लेता है उस कार्ड से संबंधित। तो इसलिए उन सब की विशेष प्रकार के पासवर्डों से, विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुरक्षा की जाती है और इसीलिए बार बार आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि आप अपना OTP, अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं। कोई भी आपसे पूछे तो आप किसी भी स्थिति में ना बताएं, उसका उपयोग केवल आप ही करें। कंप्यूटर के माध्यम से गबन और जालसाजी भी की जा सकती है और कई बार ये गबन और जालसाजी इस प्रकार की होती है कि इसका परिचय, इसके बारे में जानकारी नहीं लग पाती कि ये जालसाजी हो रही है। और जैसे एक बैंक का उदाहरण है कि एक बैंक अगर अपने उपभोक्ताओं को एक वर्ष में ब्याज के रूप में 5 करोड़ रुपए देता है, तो उस बैंक के द्वारा तो 5 करोड़ रुपए ही दिए जाएंगे, पर वो 5 करोड़ किनको दिए जाएंगे? जो विभिन्न प्रकार के खाते धारक हैं। अब कल्पना कीजिए कि कोई उस कंप्यूटर नेटवर्क में चला जाए, घुस जाए और वह उसको हैक कर ले या उसका पासवर्ड जान ले और बैंक के तो 5 करोड़ रुपए ही जाए ब्याज में, पर जिन व्यक्तियों को राशि मिलनी थी उन व्यक्तियों की सभी राशियों में छोटी छोटी कटौती कर ले। किसी को 100 रुपये जाने थे, 90 जाए और बाकी वो 10 रुपये वो जो जालसाज है वो अपने खाते में ट्रांसफर कर ले, तो बैंक के तो 5 करोड़ ही गए। इसलिए बैंक को पता नहीं चलेगा कि उसके यहाँ कोई जालसाजी हो रही है और सभी खाता धारकों को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि उनको 90 आने थे कि 100 आने थे, उनको पता ही नहीं होता। और ये जो 10-10 रुपये की चोरी होती है, जब बहुत सारे खातों में की जाती है तो एक बड़ी राशि बन जाती है और वो बड़ी राशि उस खाते धारक के पास
चली जाती है, उस हैकर के पास चली जाती है, उस गबन और जालसाजी करने के वाले के पास चली जाती है, जिसने उस सिस्टम को हैक कर लिया है, उस सिस्टम में घुस गया है। तो यह भी एक कंप्यूटर साइबर अपराध का एक प्रकार है। एक अगला प्रकार है अश्लील और अभद्रता संबंधी अपराध, जानकारी का प्रेषण करना। यह भी आप बहुत सुनते होंगे कि कंप्यूटर साइट्स पर ढेर सारी अश्लील सामग्री उपलब्ध है। यह हमारे ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं कंप्यूटर पर, हमारे नेटवर्क पर, हमारे मोबाइल पर। अगर आप चाहें तो बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स है, उस कोर्स से संबंधित ढेर सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, पर ढेर सारी ऐसी सामग्री भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है जो आपको नहीं जानना चाहिए। पर ऐसी सामग्री प्रसारित कर दी जाती है और कई बार हैकर ऐसा करता है कि वो सामग्री उस जगह पर डाल देता है जहां उसकी जगह नहीं है। तो जब आप अपनी साइट पर जाते हैं, अपने पढ़ने के लिए आप जाते हैं, तो मालूम पड़ा तब भी आपको वहाँ पर उस जगह पर एक अश्लील प्रकार का वीडियो या अश्लील प्रकार की सामग्री देखने, पढ़ने और सुनने को मिल जाएगी। ये एक विशेष प्रकार का, गंभीर प्रकार का अपराध है जो युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के काम में आ रहा है। और इस तरह के अपराध से पूरे विश्व की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। और इसी का परिणाम है कि नशा करने की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है, यौन अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मानव अधिकारों के हनन संबंधी अपराध। देखिए, मानव अधिकार वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप किसी भी व्यक्ति से उसके लिंग, उसकी जाति, उसके रंग, उसके क्षेत्र, उसकी भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। भारतवर्ष तो पहले से ही मानता है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, पर अब विश्व में मानने लगा है कि सबको समान ढंग से मानव अधिकार को प्राप्त करने का अधिकार है, सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। पर ये जो कंप्यूटर अपराधी होते हैं, ये मानव अधिकारों का हनन करते हैं। यह आपके जो वैध जीवन है उसको जीने देने में बाधा उपस्थित करते हैं। ये लोगों से संबंधित ऐसी सामग्री डाल देते हैं कंप्यूटर पर जिससे उनका चरित्र हनन होता है, उनको बदनाम किया जा सकता है। और इस प्रकार के अपराध भी इंटरनेट पर देखने में आते हैं और इस प्रकार के अपराधों को इंटरनेट की भाषा में इंटरनेट पागलपन के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण विश्व की सरकारें इस प्रकार के अपराधों को रोकने का प्रयास कर रही हैं। भारतवर्ष में भी इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए जो हमारे यहाँ कानून थे वो पर्याप्त थे। वैसे हम उन फौजदारी कानूनों के माध्यम से भी इनको हैंडल कर सकते थे, पर हमने भी एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक पारित किया है जो इस प्रकार के अपराधों से संबंधित ही है और इसमें गंभीर प्रकार की सजा का प्रावधान भी है। पर एक बड़ी विशेष प्रॉब्लम यह है कि इस प्रकार के अपराधी को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। साइबर अपराधी विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठकर दूसरे किसी क्षेत्र में भी अपराध कर सकता है। तो अगर भारतवर्ष की सरकार भारतवर्ष में होने वाले अपराधी को पकड़ना चाहे तो भारतवर्ष की सीमा में हम पकड़ सकते हैं। कोई अमेरिका में बैठकर अगर इस प्रकार के अपराध कर रहा है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है। हालांकि विश्व में अब इस प्रकार की संधियां हैं ज़्यादातर देशों के मध्य कि वह उनके देश में होने वाले अपराध के लिए किसी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति को भी मांग सकते हैं और सरकार उसको सौंप सकती है अगर ये सिद्ध उनके समक्ष कर दिया जाए कि इसने उस देश की राष्ट्रीयता के विरुद्ध काम किया है, उस देश के नियमों और कानूनों के विरुद्ध काम किया है। परंतु ये सब बहुत आसान नहीं है और इसलिए साइबर अपराधी बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वे बहुत प्रशिक्षित लोग हैं, दक्ष हैं
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना उन्हें बहुत अच्छा सा आता है, पर विश्व की सब सरकारें इस प्रकार के अपराधों की गंभीरता को समझने का प्रयास कर रही हैं, कानून बना रही हैं। अमेरिका में साइबर अपराध को मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ा हुआ माना गया है और इसलिए वहाँ गंभीर सजा की प्रावधान है। हमारे देश में भी साइबर अपराध से संबंधित जो कानून है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उसमें भी गंभीर सजा का प्रावधान है और हम उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले जो लोग हैं वो उन अपराधियों से ज़्यादा दक्ष होंगे और उनके अपराधों पर नियंत्रण लगा पाएंगे और कानून की पकड़ में यदि वे आएंगे तो हम उन्हें दंडित भी कर सकेंगे। अंतिम एक लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, उन महत्वपूर्ण सेवाओं में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो कंप्यूटर के संचालन में विशेष प्रकार के दक्षता रखते हैं, पर साथ ही जो ईमानदार हो, क्योंकि एक कंप्यूटर दक्ष व्यक्ति एक छोटी सी जानबूझकर की गई गलती से बहुत बड़ा आंकड़ों का हेरफेर कर सकता है। देश की सूचना तकनीकी, देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दूसरों को दे सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत विशेष प्रकार के से प्रशिक्षित, दक्ष और उनकी विशेष प्रकार की परीक्षा भी ली जाना आवश्यक है। और मेरी यह साइबर अपराध से संबंधित बात पूर्ण होती है। धन्यवाद।